So yes. So now I was talking about Marx when our session got ended. Actually, in whole human history, you will find it very unparalleled to find a man like Karl Marx, जिन्होंने पूरे हिस्ट्री के जो इवोल्यूशन की टर्न थी उसको कहीं न कहीं दूसरे दिशा में घुमाने का काम। जिस कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिज्म की पूरी बूम चल रही थी, उसकी कॉन्ट्राडिक्शंस को और उससे इतर एक नए विचार को, नए तरीके की रास्ते को बताने का काम कार्ल मार्क्स ने जिस समय किया था वो अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है। एक ब्रिलियंट जीनियस और माइंड तो थे ही, और उसके साथ उनकी सारी फिलॉसफीज अगर आप देखें तो निश्चित वो यूटोपिया लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है कितना अच्छा है। और अगर मानव समाज उसको अपना ले, वास्तविकता में अगर अपना ले मार्क्स की उन सारे फिलोसफीज को, एक्सेप्ट द वायलेंट रिवॉल्यूशन दैट मार्क्स वांट टू गेट स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया के गरीबी अमीरी का भेद और जितना भी ये कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन फॉर दैट means should be of Gandhian way of non-violence, means should be of like trusteeship and other, it should not be violent. That's where Marx is not very applicable to the Indian society. चलिए हम लोग दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, है ना, लिबरल्स ऑफ वर्ल्ड यूनाइट। चलिए हम लोग हॉब्स लॉक रूसो थोड़ा देख लें। मार्क्स पे तो चर्चा चलती रहेगी ना। चलिए तो when we will be talking about Hobbes, Locke and Rousseau, Thomas Hobbes, John Locke and Rousseau. So ये जो तीन थ्योरिस्ट हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर, these three people are responsible for social contract theory of state. Tomorrow when I will be dealing the political theory, I will tell you people about how state came and what are those theories. Like there is historical theory, patriarchal theory, है ना, पितृसत्तात्मक सिद्धांत राज्य के उदय का, ऐतिहासिक सिद्धांत, है ना, हेनरी मेन एंड अदर्स के बारे में हम लोग we will have a very brief talk and interaction regarding all those theory of state. According to Hobbes, Locke and Rousseau, these three prominent Western philosophers, how state came is with a social contract. There was a kind of contract through which state came. It was not the divine origin of state that these Western philosophers were talking about, but it was a kind of contract. Contract with whom? And contract when is the question. तो सबसे पहला किस तरीके से राज्य आया, राज्य का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, इसको हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत पर बताते हैं। लेकिन तब होता है जब व्यक्ति स्टेट ऑफ नेचर में होता है, प्राकृतिक अवस्था में जब व्यक्ति रहता है वैसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब सवाल है प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स कैसा मनुष्य मानता है, लॉक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा मानता है, और रूसो प्राकृतिक अवस्था में ह्यूमन को कैसा मानता है, ह्यूमन नेचर को कैसा देखता है स्टेट ऑफ नेचर में। सबसे पहले बात करते हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की और ये जबरदस्त पैरोकार है, जबरदस्त संप्रभुता के समर्थक हैं। संप्रभुता का सिद्धांत के साथ राज्य को बहुत मजबूत, मैकियावेली की तरह ये हॉब्स चाहते हैं कि राज्य बहुत शक्तिशाली है। अपनी किताब लिखते हैं थॉमस हॉब्स। हॉब्स की किताब का क्या नाम है, कमेंट करिए। हाँ, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा एक्सरसाइज करते रहिए, बौद्धिक एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। क्या नाम है बुक का नाम?
लेवियाथन। लेवियाथन क्या है, किस चीज का नाम है, घोड़ा का, बकरी का, किसका नाम है, गाय भैंस, कुछ तो नाम होगा लेवियाथन। राक्षस, आनंद कह रहे हैं ये समुद्री राक्षस है ना, लेवियाथन, सी मॉन्स्टर, गाय बकरी नहीं है। चलिए, so here we are, oh sorry, हॉब्स कहता है अपनी किताब में, सी मॉन्स्टर वाली किताब जो है लेवियाथन, लेवियाथन कब पब्लिश हुई थी, वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में मानव बहुत स्वार्थी था, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबका सबसे युद्ध हो रहा था। स्टेट ऑफ नेचर वॉज वेरी पुअर, इट वॉज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। स्टेट ऑफ नेचर बड़ा भयानक था, डरावना था। स्टेट ऑफ नेचर में हर व्यक्ति एक दूसरे के खून का प्यासा था, हर व्यक्ति सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहता था, अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था, इसीलिए वह दूसरे पे अटैक कर देता था, है ना। साथ में क्या है, हॉब्स कहता है, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, चलिए, ओके ओके ओके, हाँ जी। अब क्या कहता है, बड़ा डरावना है, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। मानव के स्वभाव के बारे में हॉब्स बताता है कि बड़ा सेल्फिश होता है, मानव जो है बड़ा स्वार्थी होता है, और क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड, है ना, खुद के प्रति चिंतित होता है, खुद के इंटरेस्ट को देखता है, और उसकी बड़ी इच्छाएं होती है, और ये जो इच्छाएं होती है सब मनुष्य की अलग अलग है, ये सब टकराती है ना तो युद्ध होता है, खून खराबा होता है। इसीलिए बड़ा विचित्र है स्टेट ऑफ नेचर, और इसीलिए इस स्टेट ऑफ नेचर से मानव समुदाय को मुक्ति के लिए क्या चाहिए, राज्य चाहिए। स्टेट आएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेट आएगा, लेवियाथन आएगा, तो ये जो स्थिति है, मानव का ये जो स्वभाव है, उस पे क्या होगा, अंकुश लगेगा, है ना। चलिए, why I am not seeing you comment? Okay, so state of nature is solitary, poor, brutish, nasty and short, Thomas Hobbes। अगर हॉब्स के बारे में और बात करें, हॉब्स व्यक्तिवादी था या निरंकुशतावादी था, आप में से कुछ कमेंट करिए कुछ लोग, हॉब्स कैसा विचारक था, क्योंकि हॉब्स एक लेवियाथन, हॉब्स जो है वो है इंडिविजुअलिस्ट था। अच्छा, निरंकुश था, कोई कह रहे हैं व्यक्तिवादी था, कोई कह रहे हैं निरंकुश था, आनंद कह रहे हैं दोनों था। चलिए, हॉब्स जो थे ये लेवियाथन के माध्यम से एक मजबूत निरंकुशवादी, सत्ताधारी, मजबूत शक्ति का राज्य चाहते, है ना। तो वो क्या हुए, निरंकुशतावादी तो हुए, लेकिन सवाल है कि वो राज्य क्यों चाहते थे, यह भी तो बात करना पड़ेगा। वह राज्य चाहते थे मानव जाति के जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसकी सुरक्षा हो सके, मानव के व्यक्तियों के अपने अपने स्वार्थों की रक्षा की जा सके, व्यक्तियों की सुरक्षा की जा सके,
इसीलिए व्यक्तिवादी भी थे। ऐसा निरंकुशतावादी सत्ता चाहता था जिससे व्यक्ति सुरक्षित रह सके। प्रोफेसर सेबाइन कहते हैं कि हॉब्स जो है उनका जो सॉवरिन है वह दो फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है, पहला व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिज्म को एंड सेकंड एब्सोल्यूटिज्म को। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, विच फिलोसोफर रिप्रेजेंट बोथ इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म टुगेदर? इट इज थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स की लेवियाथन बड़ी जबरदस्त किताब है। इसके अंदर बड़ा क्लैरिटी से सारा कुछ लिखा गया है, मेरे पास नहीं है वो किताब। और उस किताब के अंदर एक बड़ा मॉन्स्टर टोटलिटेरियन स्टेट की बात हॉब्स करते हैं, जिससे मनुष्य की रक्षा किया जा सके, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल को खत्म किया जा सके। लेकिन अपनी जो ये पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म है, जो निरंकुशतावाद है, उसको बड़ा एक वैज्ञानिक तर्क के आधार पर वो स्थापित करते हैं थॉमस हॉब्स। और ये बताते हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम लॉक को पढ़ेंगे, जॉन लॉक को, तो हम पढ़ेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड प्रिजर्वेशन की जो राइट लाइफ। लेकिन हॉब्स के विचार के अंदर विलियम एबेनस्टीन कहते हैं, ये और दूसरे विचारक हैं, ये कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हॉब्स के अंदर हुआ, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अंडर हॉब्स was made between subject and the subject. It was not between subject and the sovereign. हॉब्स के लेवियाथन के अंदर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वह राजा और प्रजा के बीच में नहीं है। प्रजा और प्रजा ने मिलकर स्टेट ऑफ नेचर को हटाने के लिए, एक अच्छा राज्य स्थापित करने के लिए, सामूहिक सुरक्षा स्थापित करने के लिए और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को तो बनाते हैं, लेकिन वह स्टेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह राजा और प्रजा साइन नहीं करती है, प्रजा और प्रजा, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ओनली साइन। ये प्रोफेसर विलियम एबेनस्टीन कहते हैं। सॉवरेनिटी जब हम पढ़ेंगे कल पॉलिटिकल थ्योरी में, तो पढ़ेंगे हॉब्स का जो थ्योरी है संप्रभुता की, वो जबरदस्त थ्योरी है। वो अपने राजा को या अपने राजसत्ता को वो अनलिमिटेड पावर देना चाहता है। उसकी संप्रभुता अविभाज्य है, दैट इज नॉट डिवाइडेड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वन पर्सन और वन बॉडी, इट इज नॉट डिवाइडेड एंड सॉवरेनिटी इज परमानेंट। सॉवरेनिटी खत्म नहीं हो जाएगा। अब है थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर के बाद अगर जॉन लॉक की बात करें, थॉमस हॉब्स के लिए एक प्रमुख, यह भी आपको याद रखना चाहिए कि थॉमस हॉब्स ने कहा था, आई एंड फियर वेयर बोर्न ट्वाइस, मैं और भय जुर्मा संतान हूं, है ना? क्यों कहा था ऐसा, कोई बताएगा? भैया, हॉब्स ने कहा था कि ये आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर, क्योंकि जब उनके बर्थ के टाइम पे ही वाज अ प्री मैच्योर बेबी, वो पहले ही उनकी मतलब पीरियड पूरा होने से पहले उनका बर्थ हो गया था, क्योंकि आउट ऑफ फियर दैट हिज मदर फेस्ड ड्यू टू दैट एक इन्वेजन हुआ था हिस्ट्री में स्पेनिश आर्मडा का ब्रिटेन पे, तो वो अटैक की वजह से उनकी माँ फियर उनको काफी ज्यादा हिट किया और इस वजह से उनका प्री मैच्योर बर्थ हुआ, इसलिए वो कहते हैं कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। बहुत बढ़िया। मैलेसबर्ग में जो जन्मे हॉब्स, थॉमस हॉब्स, वो स्पेनिश आर्मेडा, इस पे भी एक सिनेमा है हॉलीवुड में, है ना? सिनेमा देखते रहिए कभी को, अच्छा अच्छा आप लोग। और तो आई एंड फियर वेयर बोर्न ट्वाइस कहा था, प्रीमेच्योर बेबी थे, डर के साथ, भय के साथ
खुद जन्म लिए, इसीलिए भयभीत थे और इसीलिए राज्य की, इतनी मजबूत राज्य की कल्पना हॉब्स करते हैं। अगर बात जॉन लॉक की करें तो जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा है? हॉब्स का तो पढ़ लिए, सॉलिटरी, पुअर, ब्रूटिश, नास्टी एंड शॉर्ट, है ना। जॉन लॉक का कैसा है स्टेट ऑफ नेचर? बताइए कोई स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू लॉक। इनके स्टेट ऑफ नेचर में शांति, भाईचारा, ये सब था। अच्छा, हाँ, सेल्फ प्रिजर्वेशन, हाँ, ये सारी चीजें थी। मतलब उनके बिल्कुल उल्टा था इनके हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर से इनका स्टेट ऑफ नेचर बहुत उल्टा था। अच्छा, लॉक को किसका पिता कहा जाता है? उदारवाद का। लिबरलिज्म का भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उदारवाद का है। उदारवाद अधिकारों के सिद्धांत का भी तो पिता कहा जाता है भैया। अच्छा, ये बताइए कि जॉन लॉक किस क्रांति को प्रभावित किया है? 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन। गौरवपूर्ण क्रांति 1678। अच्छा, 78 नहीं, 28 ही अमेरिकन है। रिवॉल्यूशन को नहीं किया है? 88 और अमेरिकन रिवॉल्यूशन को भी किया। और रूसो किस क्रांति को प्रभावित किया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन को भैया। अच्छा, रूसो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को किया था। ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी उन्हीं से लिया है। अच्छा, जॉन लॉक मानते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर बड़ा समानता पे आधारित था, है ना। और वहां पे क्या था? नेचुरल लॉ था, लाइसेंस नहीं था, कुछ भी कर लेंगे ऐसा नहीं था। वहां पे प्राकृतिक कुछ कानून थे, देयर वेर नेचुरल लॉ, है ना। एंड नेचुरल लॉ ही कुछ नेचुरल राइट देते हैं, ऐसा लॉक कहता है। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, जिसके अंदर म्यूचुअल असिस्टेंस था, गुडविल था, है ना, प्रिजर्वेशन था, एक दूसरे की सामूहिक सुरक्षा थी, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना थी। ये तो बहुत जबरदस्त, मतलब हॉब्स और लॉक एकदम उल्टे हैं। लॉक बहुत अच्छा बताता है स्टेट ऑफ नेचर को, बट ही सेज कि देयर आर सम नेचुरल व्हाट लॉ। State of nature is not a state of license where you can do anything. There are natural law, and that natural law gave birth to some natural rights. Natural right to life, liberty, and property. Collectively, you can call right to property. So, right to life, liberty और property का समर्थक कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था? बड़ा सुंदर है, भाईचारा है। अब राज्य की क्या आवश्यकता थी? जब इतनी अच्छी आपकी स्टेट ऑफ नेचर थी, देन व्हाई स्टेट वाज नीडेड? लॉक क्या बताते हैं? स्टेट की क्यों जरूरत पड़ी? हॉब्स की तो स्टेट ऑफ नेचर बहुत खराब थी, तो राज्य चाहिए था ताकि शांति आए, ताकि सुरक्षा आए। लॉक जब कह रहे हो भाई इतना अच्छा स्टेट ऑफ नेचर था, प्राकृतिक अवस्था ही इतनी अच्छी थी, मानव के अंदर गुडविल था, भाईचारे था, तो राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? विधि व्यवस्था बनाने के लिए और बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा के लिए। अच्छा, और कोई बताएगा इसको? इन सब के लिए मतलब भैया वैसे तो लॉक मानता था कि ह्यूमन बीइंग्स के पास बहुत रीजन है। जैसे कि हॉब्स और लॉक में तो सबसे बड़ा अंतर है, हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में जो पैशन है, रीजन है, वो कम है और पैशन से ज्यादा कंट्रोल्ड है। लेकिन लॉक कहते थे नहीं, ह्यूमन बीइंग्स के पास रीजन बहुत है, वो चाहे तो अपने पैशन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में एक कॉमन अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक चेक रखने के लिए कि वो भटके नहीं अपनी कमिटमेंट से, एक कॉमन अथॉरिटी के लिए कि ये जो पीस बना हुआ है ये इंसान की आफ्टर ऑल गुड विल पे डिपेंड है और वो चेंज हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते थे कि बस एक अथॉरिटी हो जो एक चेक बनाए रखे कि वो पीसफुल ही रहे, वो उससे डाइवर्ट ना हो। बहुत बढ़िया। तो
Harakant is also typing, there is no definite authority to interpret the natural law. So in the state of nature of John Locke, there was not judge. There needs to be a judge. So judge का अभाव था. मैं भी प्राकृतिक कानून जान रहा हूं, आप भी जान रहे हैं. हम में से कोई अगर मान लीजिए दोनों में से कोई गलती भी किया तो सजा देने वाला तो कोई एक होना चाहिए कि हम लोग अपने आप को खुद सजा दे देंगे. There was no central authority in the state of nature which could have ensured the natural law, and therefore state came into existence according to John Locke. इसीलिए सर इन्होंने संविधानवाद का समर्थन किया था. लिमिटेड गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बड़े पैरोकार जॉन लॉक थे. उदारवाद के जनक भी जॉन लॉक थे. अब आते हैं रूसो पे. रूसो ने कहा था प्लेटो की रिपब्लिक को द ग्रेटेस्ट बुक ऑन एजुकेशन. रूसो की स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? अच्छा तो है मनुष्य, है ना, लेकिन लॉक के तरह भी नहीं है जैसा लॉक का था. रूसो माने जाते हैं अपने समय के ऐसे बौद्धिक संतान थे जिन्होंने बौद्धिकता, तर्कशीलता, विज्ञान का बहुत ज्यादा बहिष्कार किया, उसका विरोध किया. मानते थे कि सभ्यता ने ही मनुष्य को करप्ट कर दिया है. मनुष्य का जो ऐसा स्वभाव हो गया है वो सभ्यता ने बना दिया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ने बना दिया है. ये जीन जैक रूसो कहते हैं. अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इमाइल दोनों के अंदर इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वर्णन किया है. और इन दोनों किताबों के माध्यम से रूसो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी रखते हैं जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है? जनरल विल के कॉन्सेप्ट. अगर बात करें हॉब्स की तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है. राजा कैसा हो? संप्रभुता की तो मतलब पराकाष्ठा, उसके पास सारी शक्तियां हो. लॉक कहता है लिमिटेड होना चाहिए, शक्ति पे अंकुश होना चाहिए, संवैधानिक सरकार होना चाहिए. और रूसो क्या कहता है? जनरल विल के आधार पे होना चाहिए, पॉपुलर सॉवरेनिटी के आधार पे होना चाहिए. जनरल विल के कॉन्सेप्ट को भी हम लोग खैर देखेंगे. अब है जो महत्वपूर्ण है कि लॉक जो है हॉब्स के अंदर लोगों ने आपस में समझौता करके एक थर्ड पार्टी को राजा बना दिया, राज्य बना दिया. In Locke's thought, when you will read Locke, there you will find two social contracts. This was also a question which I think you people have debated. So in Locke's theory, there is two social contracts. Because in Hobbes, it was pre-social and pre-political. ना तो समाज था ना राजनीति थी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, है ना. लेकिन लॉक कहता है कि पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वह व्यक्तियों ने मिलकर नागरिक समाज का गठन किया. सिविल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में सिविल सोसाइटी स्टेट को जन्म देता है, स्टेट को बनाता है. इसीलिए पहला कॉन्ट्रैक्ट लॉक के हिसाब से नागरिक समाज का निर्माण होता है और दूसरा जो होता है वह नागरिक समाज के द्वारा राज्य का निर्माण होता है. एक प्रश्न फिर आ गया कि क्या अगर लॉक का जो कॉन्ट्रैक्ट है जब खत्म हो जाएगा, लॉक की कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म किया जाएगा तो आदमी क्या वापस स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएगा? नहीं, नहीं न जाएगा. वो कहाँ जाएगा? क्योंकि लॉक के लिए क्या है, प्री पॉलिटिकल तो है स्टेट ऑफ नेचर लेकिन प्री सोशल नहीं है. वह स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जाएगा, नागरिक समाज में बना रहेगा. तो जॉन लॉक के थॉट के अंदर, इन जॉन लॉक थॉट, थ्री थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट: राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. एंड ही वाज अ मैन हु वाज फादर ऑफ लिबरलिज्म, बिलीव्ड इन लिमिटेड सॉवरेनिटी, and sovereignty is not absolute like Thomas Hobbes, and he always believed in constitutional government. रूसो का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. क्या है वो, कोई बताएगा? मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ. Man was born free but everywhere he is in chains.
इनफैक्ट रूसो कहता है यू विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री, आपको स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया जाएगा। एंड इफ यू टेक रूसो, ही वाज द प्रोपोनेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है रूसो। वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता है। जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट देता है वो एक्चुअल विल जो है और रियल विल है, इस दोनों के अलावा जनरल विल का कॉन्सेप्ट देता है। वो कहता है कि हर व्यक्ति के अलग अलग विल है, लेकिन जो कलेक्टिव सबके लिए अच्छा होगा वो जनरल कलेक्टिव विल होगा, वो जनरल विल होगा। जनरल विल शुड प्रिवेल इन सोसाइटी। जनता को डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ब्राह्म इनका विश्वास था। जो इनकी किताब है ईमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब आई इसको याद रखना है ना। ईमाइल के अंदर एजुकेशन पे बहुत ये थ्योरी देते हैं ईमाइल के अंदर। और विज्ञान का अगर कोई विरोधी था, तर्क का विरोधी था, तो वह रूसो था। ये आपको एग्जाम में टिक मारना है ना। और एग्जाम में क्या आना है। अच्छा एक चीज और थोड़ा बता दूं, ये जो जॉन लॉक प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इस पे थोड़ा मैं बता दूं। ये प्रॉपर्टी के समर्थन, प्रॉपर्टी आया कैसे, जॉन लॉक इस पे क्या कहते हैं, हाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस। जॉन लॉक कहते हैं कि पहले पब्लिक प्रॉपर्टी था, कलेक्टिव था, लेकिन जब मानव उसमें अपना श्रम घोल देता है ना, जब अपना लेबर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं, देन दैट प्रॉपर्टी बिकेम प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी कैपिटलिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं जॉन लॉक। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सीबी मैकफर्सन। इसकी किताब का नाम कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, मैकफर्सन की बुक का नाम। of passive individualism. The political theory of passive individualism. अच्छा बहुत बढ़िया। ये लॉक को कहता है कि तुम कैपिटलिज्म के भी फादर हो, तुमने पूंजीवाद को जन्म दिया, क्योंकि तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहे हो। तुम कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी और उसकी ओनरशिप को डिफेंड कर रहे हो, यानी तुम बुजुर्गा वर्ग का कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन कर रहे हो। और जिसके पास संपत्ति है, जो जमींदार है, उनका कहीं ना कहीं तुम एक बड़ा लॉजिकल ढंग से समर्थन करते हो। सीबी मैकफर्सन क्रिटिसाइज्ड जॉन लॉक as an apostle of capitalism. अब अगर देखें ये जो तीन बनता है, स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी किताब है कोई बताएगा? स्पिरिट ऑफ लॉज, इट्स अ वेरी फेमस बुक। नो आइडिया? लॉक की है। जॉन लॉक की है, बता रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। मॉन्टेस्क्यू 1748 में आए थे। जॉन लॉक की ना। मॉन्टेस्क्यू चलिए, मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा है, एंड इन दिस फेमस बुक व्हाट ही हैज गिवन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। पृथकता का सिद्धांत दिया, which American in their constitution has adopted in total. Now, I hope आप स्टेट ऑफ नेचर को समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहे हैं, हॉब्स लॉक रूसो के नजरिए को समझ रहे हैं, कितना अंतर है। हॉब्स सारा एब्सोल्यूट किंग चाहता है, सर्वशक्तिमान राजा चाहता है, उसके खिलाफ विद्रोह भी नहीं सह सकता है। लेकिन जब आपकी जान पे पड़ जाएगी, सेल्फ प्रिजर्वेशन पे क्वेश्चन पड़ जाएगा, जिसके लिए राज आया था, तो आपको विद्रोह करने की शक्ति कहीं ना कहीं छूट हॉब्स देता है, हीगल नहीं देता है। क्यों? हीगल क्या कहता है, जब आपका भाई शरीर का कोई अंग क्या शरीर के खिलाफ विद्रोह कर सकता है, तो कैसे व्यक्ति राज्य का विद्रोह करेगा। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को, अच्छा, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, इसका स्टेटमेंट।
लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, कानून संप्रभु की इच्छा है। बढ़िया बढ़िया, और लोग आंसर दीजिए। बढ़िया बढ़िया भाई साहब, सही है। रूसो कहते हैं कि जनता ही संप्रभु है। हॉब्स कहता है भैया अपना लेवियाथन संप्रभु है, सबसे मजबूत वही है, सबसे बड़ा ताकतवर वही है। लॉक कहते हैं लोगों के द्वारा चुना गया सरकार और संविधान संप्रभु है। लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात लॉक, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात हॉब्स, और रूसो करते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो एक सॉलिटरी पुअर ब्रूटिश शॉर्ट हॉब्स का है। लोगों ने अपना वॉलंटरीली सरेंडर कर दिया जितने उसके पास अधिकार थे। राज्य सत्ता बड़ा ऑथोरिटीवान है, बड़ा शक्तिवान है, वही प्रॉपर्टी की रक्षा करेगा, जीवन की रक्षा करेगा, है ना। हॉब्स कहते हैं कि पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है। प्रॉपर्टी लॉक के लिए महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी कैसे आता है ये भी लॉक बताते हैं। जब लेबर रॉ मटेरियल में आप जोड़ देते हैं तो प्रॉपर्टी बनता है। मानव सारा अधिकार नहीं दे देता है स्टेट को, है ना, इंडिविजुअल को, वो राइट टू प्रिजर्वेशन देता है और लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करने के लिए लॉ के हिसाब से। लेकिन राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये उसके पास रहता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ईमेल के अंदर रूसो ने बताया है अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उनके लिए भी लाइफ क्या है, स्टेट ऑफ नेचर में हैप्पी है, समानता है मानवों के बीच। लेकिन मानव के समय बीतने के साथ साथ और सिविलाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ, प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने के साथ साथ मानव करप्ट होता चला गया, इसलिए स्टेट ऑफ नेचर भी गड़बड़ होते चले गया, है ना। अब क्या है, थॉमस, ये देख रहे हैं, ये देखिए फोटो देखिए बढ़िया से, है ये समुद्र में बैठी लेवियाथन है। 1651 में ये किताब आई थी। एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करता है लेवियाथन, मनुष्य को खराब मानता है, बुरा मानता है। सॉवरेन से आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, है ना। अपने सुरक्षा के लिए लोग सरकार बनाए, सरकार का भी काम लोगों को सुरक्षा देना है। हॉब्स का क्या है, पुअर, सॉलिटरी पुअर, ब्रूटिश नॉट ह्यूमन नेचर को बताता है। प्री सोशल, ये याद रखना, प्री सोशल हॉब्स, लेकिन प्री पॉलिटिकल लॉक, प्री सोशल लॉक नहीं, इस चीज को ध्यान रखना है। कितना कॉन्ट्रैक्ट लॉक के अंदर? 2, हॉब्स के अंदर 1, है ना। मॉन्स्टर ऑफ मेल्सबरी, मेल्सबरी जन्म स्थान है भाई साहब का, आपका। आई एंड थियर वेयर बोर्न ट्वाइस, सपोर्टेड द मोनार्की, चार्ल्स वन। डी कॉर्पे इनकी किताब है। ज्ञान का अंत शक्ति है, ऐसा ये कहते हैं, ज्ञान का अंत शक्ति है। ऑक्सफोर्ड कहता है कि लेवियाथन अंग्रेजी साहित्य का सबसे महानतम ग्रंथ है। लेवियाथन अंग्रेजी साहित्य का ग्रेटेस्ट वर्क है, ऑक्सफोर्ड कहता है। स्टेट का काम सेल्फ प्रिजर्वेशन है। मैं इसीलिए बता रहा था, प्रोफेसर सेबाइन ने कहा कि ये व्यक्तिवादी और निरंकुशतावाद दोनों का समर्थन है, क्योंकि निरंकुशतावाद इसके लिए साधन है, व्यक्तिवाद साध्य है। टोटलिटेरियनिज्म इज ओनली अ मीन्स फॉर हॉब्सियन स्टेट। साथ में ये 19 नेचुरल लॉ की बात करता है। 19 natural law, 19 natural law. With this, they may ask how many natural law according to Hobbes. King and state are not part of Hobbesian contract. Do remember this fact. Only there is one contract, not two. Locke में 2.
चर्च को भी राज्य के अधीन बताता है। फ्रीडम वहीं तक है जहां कानून क्या है, चुप है। वेयर लॉ इज साइलेंट दैट इज फ्रीडम। दरअसल इससे प्रभाव पड़ा था लेबरल्स और बिगर्स नाम की दो क्रांति हो रही थी उस समय। एक लिबरल्स क्रांति पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए बिगर्स क्रांति हुई थी। लेवियाथन को किसने जला दिया था ये पूछा जाएगा। बड़े जलते थे ये क्लैरेडन, ये इनके कैलेंडर डी, कैलेंडर करके नाम थे। अच्छा कैलेंडर है ना, ये जला दिए थे इनकी किताब को, लेवियाथन को, बड़ी आलोचना करते थे। We have 1 minute left. So I hope you all resume for 10 to 15 minutes maximum so that we can complete Hobbes, Locke and Rousseau once again. I'm leaving the session and just rejoining. Good night.